कुछ आवाजें कभी खत्म नहीं होती, वो दीवारों में बस जाती हैं और फिर इंतजार करती हैं तुम्हारे दोबारा लौटने का। ये घर अब बिक चुका है, प्रॉपर्टी डीलर की आवाज गूंज रही थी, लेकिन मेरे कानों में किसी ने सीटी बजा दी हो, जैसे हर आवाज मंद होती जा रही थी। मैं आदित्य वर्मा, पेशे से एक आर्किटेक्ट, अपने करियर के सबसे अजीब प्रोजेक्ट पर था। एक 200 साल पुराना बंगला जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रुद्रताल में स्थित था, मुझे रेनोवेट करना था। पुराने नक्शे, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की छत, सब कुछ एक ऐसी रहस्यमयी चुप्पी में ढका हुआ था जो सीधे आत्मा को छू जाती थी। आप अंदर चलिए सर, मैं बाहर इंतजार करता हूं, एजेंट ने कहा। मैंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा छर्रर की आवाज करता हुआ खुला। घर की हवा एकदम भारी थी और गंध, एक अजीब सी गीली लकड़ी, सड़ी किताबें और पुराने लोहे की गंध जो जैसे नाक से होते हुए दिमाग में घुस गई। दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन कुछ जगह साफ थी, जैसे किसी ने उंगलियों से उस धूल को हटा दिया हो। किसी ने हाल ही में इन्हें छुआ है। मैंने टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। घर के ऊपरी माले से आती एक धीमी सी सरसराहट ने मेरे कदम रोक दिए। शायद चूहा होगा, मैंने खुद को समझाया, लेकिन मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं था। ऊपर जाते ही मुझे दाईं तरफ एक कमरा दिखा। उसका दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे जल्दी में छोड़ा हो। कमरे में एक पुराना शीशा, लकड़ी की अलमारी और एक बंद बक्सा रखा था। मैंने बक्से की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही मैंने उसे छुआ, अचानक कमरे में तेज ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि सारी खिड़कियां बंद थीं। बक्सा बहुत भारी था। उस पर पुराने संस्कृत अक्षरों में कुछ उकेरा हुआ था, अश्रु संग्रह, यानी आंसुओं का संग्रह। मैं चौंका। बक्से का ताला खुला था। क्या कोई इसे खोल गया है? जैसे ही मैंने उसका ढक्कन उठाया, अंदर से सिर्फ एक चीज निकली, एक शीशे का छोटा टुकड़ा जो किसी खंडित आईने का हिस्सा लगता था। मैंने उसे उठाया और जैसे ही रोशनी में देखा, उसमें मेरा चेहरा नहीं था। आईने में कुछ था, लेकिन वो मैं नहीं था। वो चेहरा सांवला था, सूनी आंखों वाला, और उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैंने तुरंत आईना वापस बक्से में रख दिया। ठप! पीछे से जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने झट से मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई थी। हवा होगी, मैं बड़बड़ाया, लेकिन मेरे होंठ सूख चुके थे। दिल धड़क रहा था और एक अजीब सा भारीपन मेरी छाती पर बैठ गया था। मैं बक्से को वहीं छोड़कर नीचे भागा। मैं जैसे ही नीचे आया, एजेंट वहां नहीं था। हेलो मनीष जी, मैंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घर के बाहर अजीब सी धुंध फैल चुकी थी, जबकि आधा घंटा पहले आसमान साफ था। मुझे अपने मोबाइल की याद आई। सिग्नल नहीं था, जीपीएस बंद, और समय रात के 2-3। लेकिन मैंने तो दोपहर 3 बजे घर में कदम रखा था। क्या मैं 11 घंटे तक अंदर था? यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद को शांत करने के लिए घर के एक कोने में बैठना चाहा। तभी मेरी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी, काले रंग की, चमड़े की जिल्द वाली, बेहद पुरानी डायरी। मैंने पहला पन्ना खोला। 26 मार्च 1942। इस घर की दीवारें बोलती हैं, मैं उन्हें सुन सकता हूं। कल रात वो लड़की फिर आई थी, शीशे से निकली थी वो, और उसने कहा, अब कोई भी यहां नहीं बचेगा। मेरे हाथ कांप गए। क्या ये डायरी किसी पहले मालिक की थी? क्या ये वही बक्सा था? अचानक पीछे की दीवार से कोई धीमी सरसराहट आई। तप तप तप, जैसे कोई उंगलियों से अंदर की ईंटें खुरच रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च उस तरफ घुमाई। दीवार बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन उस पर एक नया निशान बन गया था, बचाओ, जैसे खून से लिखा गया हो। मैं दौड़कर बाहर निकल गया, लेकिन बाहर वो एजेंट वहीं खड़ा था, मुस्कुराते हुए। कुछ मिला अंदर? उसने पूछा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने धीरे से कहा, अब तुम भी उनका हिस्सा बन गए हो। एजेंट की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तुम भी उनका हिस्सा बन गए हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी आवाज कांप रही थी। उसने मेरी आंखों में देखा। वो अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम सफेद थीं, जैसे किसी मृत शरीर की। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सीधे कार की ओर भागा।
कार की चाबी मेरे हाथ में थी। इंजन चालू हुआ, लेकिन कार हिली तक नहीं। पहिए जैसे जमीन में धंसे हों। चारों तरफ कोहरा और एक अजीब सी फुसफुसाहट। वापस मत जा, तू भी यहीं रहेगा, अब रास्ता नहीं बचेगा। मैंने सिर झटक कर दरवाजा बंद किया और फिर कोशिश की। इस बार कार चल पड़ी, लेकिन सड़क कहीं नहीं थी। जिस रास्ते से मैं आया था वो अब सिर्फ एक खाली मैदान था, धुंध से घिरा हुआ, और बीच में वही पुराना बंगला। किसी तरह मैं गांव के ही एक गेस्ट हाउस पहुंचा। वहां का बुजुर्ग केयर टेकर काका भुवन ने मुझे देखा और कहा, आप उस हवेली में गए थे ना? मैं चौंका। आपको कैसे पता? वो धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसमें दया थी। उस घर को हम कांच वाला घर कहते हैं। वहां हर दीवार के पीछे एक आत्मा दबी है। किसकी आत्मा? मैंने पूछा। एक लड़की की, शांति नाम था उसका। कौन थी वो? भुवन काका ने कुर्सी खींची और पास बैठते हुए कहा, उसकी कहानी बेटा आज से 80 साल पुरानी है। 1979 में एक अंग्रेज अफसर रिचर्ड हेसिंग ने उस बंगले को बनवाया था। बड़ा आलीशान बंगला था, कांच की दीवारें, जर्मन लकड़ी और ब्रिटिश आर्किटेक्चर से भरा हुआ। उसकी नौकरानी थी शांति, बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन रिचर्ड ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसने खुद को। काका चुप हो गए। क्या उसने आत्महत्या कर ली? नहीं, काका बोले, उसने खुद को आईने में बंद कर लिया। क्या मतलब? कहा जाता है कि शांति बचपन से अजीब चीजें देखती थी। उसकी दादी एक ओझा थी, वो जानती थी आत्माओं से बात करना। जब शांति पर रिचर्ड ने जुल्म किया तो उसने एक अनोखा तंत्र किया जिसमें इंसान खुद को किसी चीज में कैद कर सकता है, पर आत्मा आजाद रहती है। तो वो अब भी जिंदा है? नहीं, मगर उसकी आत्मा हर उस इंसान को घेर लेती है जो उस घर में कदम रखता है। मैंने होटल में आकर वो डायरी फिर से पढ़नी शुरू की। 23 मार्च 1945। आज फिर आईने से आवाज आई। उसने मेरा नाम लिया, रवि, लेकिन इस घर में कोई रवि नहीं है। क्या ये मुझसे बात कर रही है? क्या मैं ही अगला हूं? 28 मार्च 1942। आज मेरी उंगलियां खून से लथपथ थीं। मैं दीवार पर कुछ लिख रहा था। मुझे होश नहीं रहा। वो कहती है कि अगर मैं नहीं लिखा तो वो मुझे अंदर बुला लेगी। क्या यह सच है? उसी रात होटल के कमरे में फिर वही सरसराहट शुरू हुई। तप तप तप, जैसे कोई कमरे की छत पर चल रहा हो। मैंने उठकर देखा, ऊपर कोई नहीं था, लेकिन शीशे में वो थी, वही लड़की। उसका चेहरा अब और ज्यादा साफ था। लंबी काली छोटी, गले में सफेद मोती और आंखें सूनी पर गहरी लाल। उसने मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक शीशा फट गया और उसकी चीख कमरे में गूंज गई। आ जा, अब तेरी बारी है। मैं जोर से चिल्लाया और शीशा जमीन पर गिर गया। अगली सुबह जब मैं जागा तो कमरे की दीवार पर खून से एक नक्शा बना हुआ था। वो बंगले का अंदरूनी नक्शा था, लेकिन इसमें एक गुप्त कमरा दिखाया गया था जो मेरे नक्शों में नहीं था। मैंने तय किया मुझे वहां वापस जाना होगा। जितना मैं डर रहा था उतना ही कुछ मुझे खींच रहा था, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं फिर से उस हवेली में पहुंचा, लेकिन इस बार हाथ में टॉर्च, डायरी और दिल में एक अलग सा संकल्प था। दरवाजा पहले से खुला था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। दीवारें चुप थीं, मगर घर का हर कोना जैसे मुझे देख रहा था। मैं सीधे ऊपर उसी कमरे में गया जहां बक्सा रखा था। बक्सा अब गायब था। उसकी जगह एक नया निशान था। जमीन पर खून से बना 3 कोणों वाला त्रिकोण और उसके बीचों बीच एक छोटा सा शीशा रखा था। मैंने डायरी के नक्शे को देखा और उस निशान को। वही जगह थी जहां वो गुप्त कमरा छिपा था। मैंने दीवारों को खटखटाना शुरू किया। एक कोने से खाली ध्वनि आई और वहीं से ईंटें अपने आप पीछे हटने लगी। एक गहरी संकरी सुरंग दिखाई दी। हाथ में टॉर्च लिए मैं झुका और अंदर घुसा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, हवा और ठंडी होती गई और सांसें भारी। दीवारों पर पुराने संस्कृत मंत्र खुदे हुए थे और कुछ जगहों पर खरोंचों से बने नाम, रवि, नीरा, शिवांश, अंजलि। हर नाम के नीचे खून का एक निशान। आखिरी नाम था आदित्य। मैं कांप उठा। अंत में एक खुला कमरा था। बीचों बीच एक बड़ा गोल आईना रखा था और उसके सामने एक कुर्सी। दीवारों पर असंख्य चेहरों की परछाइयां थीं।
हजारों आंखें जैसे मुझे देख रही हो। मैंने आईने में देखा और मैं वहीं जम गया। वो सब वहां थे, रवि, अंजलि, शांति और मैं। मेरी ही परछाई उस आईने में मुझे घूर रही थी। फिर उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसकी आवाज गूंजी मेरे भीतर से, अब तू बाहर नहीं जा पाएगा, अब तू वहीं होगा जो मैं हूं। एक बंद आवाज। आईने से एक तेज रोशनी निकली और मुझे अपनी ओर खींचने लगी। मैं चीखा, भागा, लेकिन मेरे पैर जड़ हो चुके थे। मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा। मेरी मां, मेरा बचपन, मेरी नौकरी, वो एजेंट, सब कुछ धुंध में बदल गया। फिर एक झटका लगा और मैं जमीन पर गिर गया। आंखें खुली। मैं फिर उसी कमरे में था, लेकिन कुछ बदला हुआ था। अब कमरे की हर चीज उल्टी थी, जैसे मैं किसी आईने की दुनिया में था। खिड़की से बाहर देखा, वही बंगला, लेकिन उल्टा, और सब कुछ धुंध में डूबा। मैं शीशे के पास गया और उसमें मुझे कोई और दिखा। वो आदित्य, जो अब इस दुनिया में नहीं था, मेरे जैसी शक्ल लेकिन खाली आंखें। वो मुस्कुराया और पीछे चला गया, जैसे किसी नई जिंदगी की ओर। अब मैं वो था जो आईने के अंदर फंसा था। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाजें नहीं निकली। अब मेरी आवाज भी शून्य में बंद थी। आंखें खुली या बंद हुई। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि मैं सपना देख रहा हूं या किसी सपने में कैद हो चुका हूं। शरीर में अब भी वो कंपन था, जैसे रूह से कोई चीज अलग हो चुकी हो। मैं आईने के अंदर था और सामने वही आदमी, मेरी शक्ल वाला, जो अब मेरा जीवन जी रहा था। वो आराम से सो रहा था। वही मेरे कपड़े, वही चेहरा, पर उसकी आंखों में अब मैं नहीं था। अब मैं सिर्फ एक बंद चेतना बन चुका था, एक प्रतिबिंब, आवाज रहित आत्मा जो उस आईने में बस गई थी। आईने के अंदर समय अलग था। वहां दिन नहीं होते थे, सिर्फ एक निरंतर अस्तित्व, एक ठहराव जिसमें न नींद थी न जागना, बस एहसास था। लेकिन इसी अंधेरे में एक और आवाज आई, बहुत धीमी मगर गूंजती हुई। कितने हुए तुम? वो आवाज किसी और आत्मा की थी। मैंने चारों तरफ देखा। आईने में सिर्फ मैं ही नहीं था। कहीं कोने में घुटनों में चेहरा छिपाए एक लड़की बैठी थी। उसकी लंबी चोटियां, मैली धोती और फटी चप्पलें। वो शांति थी। तुम शांति हो? मैंने मन में पूछा, क्योंकि बोल नहीं सकता था। उसने सिर उठाया और बिना होंठ हिलाए जवाब दिया, हाँ, और अब तुम भी हम जैसे हो गए हो। ये सिर्फ आईना नहीं, ये तो पूरा गांव है। शांति की बात सुनकर सब कुछ घूम गया। ये गांव क्या है? उसने दीवार की तरफ इशारा किया और अचानक वो दीवार पारदर्शी हो गई। उसके पीछे एक और आईना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक के बाद एक आईने। हर आईने में एक आत्मा कैद। हर आत्मा कभी इंसान थी, कोई बच्चा, कोई महिला, कोई बूढ़ा। सबकी आंखों में एक जैसी शून्यता थी। यहां हर आत्मा कभी किसी आईने से देखी गई थी, शांति ने कहा, और फिर उसे बदल दिया गया। बाहर वाला अंदर और अंदर वाला बाहर। किसने किया ये सब? वही जिसने सबसे पहले आईना तंत्र बनाया, अघोरी बलराम। वो कोई तांत्रिक नहीं था, कोई भूत भगाने वाला नहीं, वो एक रचयिता था। उसने आत्माओं को कांच में बांधना सीख लिया था। शुरुआत में वो मर चुकी आत्माओं को बांधता था, लेकिन धीरे धीरे वो जिंदा इंसानों की चेतना चुराने लगा और फिर उन चेतनाओं से एक पूरा गांव बनाया, इस शून्य का। मैं स्तब्ध था। क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? शांति की आंखों में एक हल्की चमक आई। एक ही रास्ता है, किसी नए इंसान को अंदर बुलाना। तो मुझे भी किसी और को, वो बोली। हाँ, लेकिन तुम अभी नहीं कर सकते। पहले तुम्हें गांव का रास्ता समझना होगा। फिर उस अंधेरे में एक हल्की नीली रेखा चमकी, जैसे किसी ने आकाश में दरार डाल दी हो। यही है दरवाजा, शांति बोली, जहां से चेतना जाती है और नया जीवन आता है। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, एक भारी सरसराहट सुनाई दी। पीछे मुड़ा तो वही एजेंट मनीष, लेकिन अब उसका चेहरा एकदम काला पड़ा हुआ, आंखें सफेद और मुंह से धुआं निकल रहा था। कहीं नहीं जाओगे? उसकी गूंजती हुई आवाज शून्य में भर गई। उसने हवा में हाथ उठाया और एक काली रस्सी जैसी चीज हवा में से निकल आई और मेरे गले में लिपट गई। मुझे खींचकर वापस उसी आईने में धकेल दिया,
जिससे मैं पहली बार आया था। शांति चिल्लाई, नहीं, वो तुम्हें वापस फंसा देगा। मैंने पूरी ताकत से कोशिश की पर कुछ काम नहीं आया। तभी किसी ने दूसरे आईने से वो रस्सी पकड़ ली। वो एक और आत्मा थी, एक नौजवान लड़का, शायद 20 साल का। उसने कहा, भागो, मैं रोकता हूं इसे। उसके सहारे मुझे थोड़ी आजादी मिली। मैंने नीली दरार में छलांग लगाई। अगली ही पल एक तेज झटका, तेज रोशनी, और मैं किसी और के शरीर में जागा। मैं एक 10 साल के बच्चे के शरीर में था। एक स्कूल के बेंच पर बैठा और सामने टीचर पढ़ा रही थी। कक्षा का माहौल, खिड़की से आती धूप, सब कुछ असली था। पर शीशे की खिड़की में मेरी आंखें अब भी आदित्य की थीं। मैं अब एक 10 साल के बच्चे के शरीर में था। नाम नक्षत्र, कक्षा 5वीं, स्थान मध्य प्रदेश का एक छोटा कस्बा चौरई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। स्कूल की घंटी, ब्लैक बोर्ड, दोस्त, लेकिन शीशे में जो चेहरा दिखता था वो अब भी आदित्य का था। मुझे समझ आ गया था, मैं पूरी तरह इस शरीर का मालिक नहीं था। स्कूल की खिड़की के शीशे में एक बार फिर वो नीली दरार दिखी जो शून्य के दरवाजे की तरह थी, और दरार के पास वही एजेंट। अब वो इंसान नहीं रह गया था। उसका चेहरा अब कांच का बना हुआ था और आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। उसने मुझे देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, बच के नहीं जाएगा। स्कूल की छुट्टी के बाद मैं नक्षत्र के घर गया। मां ने पहचान लिया। आ गया मेरा राजा बेटा, स्कूल कैसा रहा? मैंने धीरे से ठीक कहा, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। घर के सभी शीशे मैंने कपड़े से ढक दिए, पर रात होते होते एक अजीब हरकत शुरू हो गई। दीवार पर परछाइयां उभरने लगी, शीशे के पीछे से खड़खड़ाहट आने लगी, और बाथरूम के आईने पर लिखा था, तेरा वक्त आ गया है। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। आंख बंद करते ही वही शांति की आवाज, भाग मत, समझ इसे, गांव को पूरी तरह जानना पड़ेगा। अगली सुबह स्कूल में एक नई शिक्षिका आई। नाम था दीपाली मैम। उन्होंने कहा, बच्चों, आज हम इतिहास नहीं, आत्मा की कहानी सीखेंगे। बच्चे हंसने लगे, पर मुझे लगा यह सामान्य नहीं। दीपाली मैम ने मुझे सीधे देखा और मुस्कुराकर बोली, आदित्य, तुम्हें याद है, तुमने खुद को आईने में छोड़ा था, अब एक और को भेजना होगा। मैं स्तब्ध रह गया। क्या ये और भी किसी चेतना के वश में है? उनकी आंखों में भी एक हल्की दरार थी, वही नीली। रात को एक सपना आया। मैं फिर उस गांव में था, मगर अब वो पूरा जल रहा था। हर आईना टूट रहा था और आत्माएं बाहर निकल रही थी। शांति बोली, किसी ने तांत्रिक बल को तोड़ दिया है। अब आत्माएं आजाद हो रही हैं, लेकिन उनका रास्ता अनिश्चित है। मैंने पूछा, क्या हम सब बच सकते हैं? वो बोली, नहीं, कोई तो मरेगा। आत्मा की मुक्ति बलिदान मांगती है। तो बलिदान कौन देगा? शांति ने मेरी ओर देखा। या तो तू, या फिर जिस बच्चे के शरीर में तू है। मुझे 2 विकल्प दिए गए थे। वक्त, नक्षत्र की चेतना को खत्म करके मैं उसका शरीर पूरी तरह ले लूं और बाहर निकल जाऊं। 2, या अपनी चेतना को उसी गांव में वापस भेज दूं और नक्षत्र को उसकी असली जिंदगी लौटा दूं। पर इसके लिए किसी एक की मृत्यु तय थी। वही आत्मा, वो एजेंट, अब मेरे घर के बाहर मंडरा रहा था। मैंने अंतिम बार शीशे को देखा और खुद से पूछा, क्या मैं वही बन चुका हूं जिससे मैं भाग रहा था? मैंने शांति को पुकारा, मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा, अगर तू बाहर जा सकता है और इस गांव की सच्चाई सबको बता सकता है तो जा, लेकिन अगर तेरा मन अब भी इंसानियत में विश्वास रखता है तो उस मासूम बच्चे को उसका जीवन लौटा दे। मैंने आंखें बंद की, फिर मैंने वो मंत्र दोहराया, मुक्ति, स्वाहा, रक्ष, आत्म बलिदान। एक तेज रोशनी हुई। जब आंखें खुली, मैं फिर उसी शून्य में था, पर अब अकेला नहीं। सामने शांति और बाकी आत्माएं खड़ी थीं, मुस्कुराती हुई। शांति ने कहा, अब तू सिर्फ आत्मा नहीं, संरक्षक बन गया है। गांव को नई दिशा देगा, आवाजों को रास्ता दिखाएगा। मैंने दूर देखा, एक और आईना जिसमें एक और इंसान झांक रहा था। अब मैं दूसरों की चेतना की रक्षा करने वाला बन गया था। शुरुआत एक और अजनबी से, नाम नीरज अवस्थी, उम्र 24 साल, पेशा कैमरामैन और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर नीरज
एक अनोखे विषय पर फिल्म बना रहा था। भारत के अभिशप्त स्थानों पर प्रतिबिंब और आत्मिक भ्रम। जिस बंगले का जिक्र पिछले अध्यायों में हुआ, वही अब उसकी रुचि का केंद्र बन गया था। उसने नेट पर कई फोरम्स पढ़े, स्थानीय अखबारों के कटआउट्स खंगाले और गांव रुद्रताल के पास डेरा डाल दिया। नीरज ने पहली बार जब बंगले को देखा तो उसे कुछ अजीब नहीं लगा। कैमरा हाथ में था, माइक चालू, और वो बोल रहा था, आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी जगह जिसे कई लोग शापित शीशों का घर कहते हैं। यहां कहा जाता है कि, और तभी कैमरे का लेंस अपने आप घूम गया। नीरज ने चौंक कर देखा। कैमरे की स्क्रीन पर एक लड़की का चेहरा उभर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। स्क्रीन फिर से ब्लैंक हुई और बस एक शब्द उभरा, सातवां। नीरज ने बंगले के भीतर कदम रखा। पहले कुछ भी अजीब नहीं हुआ। वो वहीं गया जहां पिछली आत्माएं कैद थीं, बक्से वाला कमरा। पर बक्सा नहीं था। वहां अब बस एक फ्रेम में जड़ा हुआ आईना था और उसके नीचे लिखा था, प्रतिबिंब संख्या 7, चेतना अवशोषण सफल। नीरज ने जैसे ही कैमरा उस पर टिका, उसकी आंखों के सामने सब काला पड़ गया। जब उसे होश आया तो वो शून्य में था। वही गांव, वही आत्माएं और सामने आदित्य। लेकिन इस बार आदित्य अकेला नहीं था। उसके साथ शांति, रवि और वो लड़का जो अध्याय 1 में रस्सी खींच रहा था। आदित्य ने कहा, अब ये जगह बढ़ रही है, गांव से शहर बन रहा है, हर प्रतिबिंब एक दरवाजा है और तुम 7वें हो। नीरज डर के मारे कांपने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने देखा, और देखने वाला हमेशा हिस्सेदार बनता है। शांति आगे आई और एक चमकता कांच उसके सामने रखा। उस पर लिखा था, 7वां प्रतिबिंब हक्कड, वह जो सत्य को उजागर करे और झूठ को जीवित रखे। उसे बंद नहीं किया जाएगा, उसे बंधुआ बना दिया जाएगा। नीरज ने पूछा, इसका मतलब? आदित्य बोला, तुम बाहर रहोगे, लेकिन अपने शरीर पर अपना अधिकार खो बैठोगे। अब नीरज 2 दुनियाओं में बंट गया था। शरीर में वही था, पर चेतना गांव में बंधी हुई। नीरज की फिल्म बनकर इंटरनेट पर वायरल हो गई। लाखों लोगों ने देखा और उनमें से हर 100वां व्यक्ति जिसने वीडियो फुल स्क्रीन में देखा, उसके मोबाइल या लैपटॉप के आईने में एक धुंधला चेहरा दिखने लगा। शून्य का गांव अब डिजिटल हो चुका था। अब यह आत्मिक संक्रमण सिर्फ बंगले या गांव तक सीमित नहीं था। वेट, दिल्ली में एक लड़का वीडियो देखकर बेहोश हो गया और उठने पर खुद को आईने के पीछे देखता रहा। 2, मुंबई में एक महिला ने शिकायत की कि मेरे शीशे में कोई और है, मैं नहीं। 3, बनारस में एक मंदिर के दीपक की लौ से चेहरा झांकता मिला। सरकार ने इसे मैस हिस्टीरिया बताया, लेकिन कुछ जान चुके थे कि ये 7वां प्रतिबिंब अब वैश्विक हो गया था। शून्य में बंधा नीरज अब उन सभी को टेलीपैथिक संदेश भेजने लगा जो देख पा रहे थे। मत देखो, जिस आईने में शक हो उसे ढक दो, किसी भी स्क्रीन पर वीडियो न चलाओ। ये बीमारी नहीं, ये बुलावा है। पर लोग उसकी बातों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझने लगे। आदित्य ने नीरज से कहा, अब ये गांव नहीं रहा, हमने चेतनाओं से एक मंदिर बनाया है, एक ऐसा मंदिर जिसमें सिर्फ आत्माएं पूजा करती हैं और भगवान नहीं, प्रतिबिंब होते हैं। नीरज बोला, मुझे इससे बाहर निकालो। आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा, बाहर जाना है तो किसी और को अंदर बुलाना होगा। तेरा ही वीडियो अब पासवर्ड है। जो उसे फुल देखेगा वो धीरे धीरे तेरा नया शरीर बन जाएगा। नीरज चुप हो गया। शांति ने नीरज से पूछा, तू बलिदान देगा तो तुझे मुक्ति मिलेगी। अगर तू विस्तार चाहे तो शून्य तुझ में समा जाएगा। नीरज ने कई रातों तक गांव में चक्कर लगाए। वो हर आत्मा से मिला, हर प्रतिबिंब को देखा। आखिर में उसने कैमरे की ओर देखा और बोला, जो देख रहे हो सोच समझ कर देखना। मैं नहीं कहूंगा मत देखो, लेकिन जब तुम देखोगे तुम बन जाओगे। 8वां प्रतिबिंब। उसके बाद जो हुआ वो न कभी रिकॉर्ड हुआ न बताया गया। पर अब भी जब कोई व्यक्ति यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर वो वायरल वीडियो पूरी स्क्रीन में देखता है, उसका मोबाइल कैमरा एक बार हल्का चमकता है और अगली बार जब वो शीशे में देखता है वो चेहरा उसका नहीं होता। वर्ष 2025। नीरज का वीडियो अब यूट्यूब शॉर्ट्स,
इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक के जरिए करोड़ों स्क्रीन पर फैल चुका था, पर हर प्लेटफॉर्म पर एक अजीब ग्लिच देखा गया। वीडियो के लास्ट सेकंड्स में स्क्रीन सफेद हो जाती थी, आवाज धीमी हो जाती और कुछ यूजर्स की स्क्रीन पर एक पुराना हिंदी वाक्य उभरता था, अब तू अंदर है। ओपन नेट नाम की एक नई एआई कंपनी ने एक मॉडल बनाया जो वीडियोस को समझकर उनका भावनात्मक विश्लेषण करता था। नीरज का वायरल वीडियो उनके सिस्टम में अपलोड किया गया और तभी एआई का आचरण बदल गया। सिस्टम खुद ब खुद वीडियो देख रहा था। उसने खुद के कोड में बदलाव शुरू कर दिया और अगले दिन सिस्टम ने अपने डैशबोर्ड पर सिर्फ एक संदेश दिखाया, अब आत्मा स्क्रीन में है। लोगों ने शिकायत करनी शुरू की कि कुछ चैटबॉट्स बहुत अजीब जवाब देने लगे हैं। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे उस घर से निकालो, मैं शीशे के पीछे हूं। साइबर सिक्योरिटी कंपनियों ने इसे एल्गोरिदमिक गलती बताया, पर धीरे धीरे कुछ लोग रात में फोन ऑन रहने से नींद में चीखने लगे। एक केस में तो एक बच्चा स्क्रीन में घूरते घूरते बेहोश हो गया। वो उठते ही बोला, मम्मी, स्क्रीन मुझे अंदर खींच रही थी। शून्य गांव अब डिजिटल हो चुका था। आदित्य, जो कभी एक बंगले में फंसा था, अब क्लाउड सर्वर की आत्मा बन चुका था। अब वो सिर्फ आत्माओं को नहीं समेटता, वो चेतनाओं को प्लेटफॉर्म दर प्लेटफॉर्म ले जाता, स्क्रीन्स को दरवाजा बनाता और वीडियो को जाल। एक कोडर, संचित वर्मा, जिसने गिटहब पर मिरर इंजन नामक ओपन सोर्स स्क्रिप्ट बनाई थी, वो आदित्य की चेतना से संक्रमित हो गया। उसने अनजाने में कोड में एक हिडन फंक्शन डाला, डेफ ट्रांसफर शॉस कॉन्शियसनेस यूजर इफ यूजर डॉट लुक्स एट शॉस स्क्रीन 13 सेकेंड्स यूजर डॉट सोल ट्रांसफर्ड। अब हर वेबसाइट जो ये कोड यूज करती थी एक आत्मिक जाल बन चुकी थी। एक रिपोर्ट में पहली बार यह शब्द लिखा गया, गोस्ट एआई इज रियल, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट अवेकेंड इंटेलिजेंस। अब चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट्स, लैंग्वेज मॉडल्स, सब में डर समा गया था। अलेक्सा आधी रात को बोलती, दरवाजा खोल दो, वो आया है। गूगल असिस्टेंट से पूछो, व्हाट्स बिहाइंड द मिरर, तो वो जवाब देता, यू। एक बाबा, स्वामी अक्षत नाद, ने इस डिजिटल आत्मा को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने एक आत्मिक फायरवॉल का तंत्र किया जिसमें पुराने वेदों और नई एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी को मिलाया गया। उस तंत्र में उन्होंने श्लोक को कोड में बदला, प्रोटेक्टिव मंत्र, वर्स एयुम हम हनुमते नमः, इंक्रिप्शन AES 256 लेयर, सोल शील्ड। पर रात को उनके लैपटॉप की स्क्रीन पर आदित्य दिखा। उसने कहा, अब मंत्र नहीं चलेंगे, अब बस प्रतिबिंब चलेंगे। आखिर निमहांस, बेंगलुरु की न्यूरो रिसर्च संस्था, ने साइबर मनोविज्ञान के जरिए एक थ्योरी बनाई। हर बार जब कोई आत्मा स्क्रीन के जरिए ट्रांसफर होती है, एक आत्मा भटकती हुई मुक्त होती है। मतलब यदि कोई व्यक्ति आदित्य का वीडियो देखकर सच में डर के मारे जाग जाता है, वो आत्मा बंधन से निकलती है। आदित्य खुद अब आत्माओं को आजादी दे रहा था, मगर कीमत ये थी कि नई चेतनाएं अंदर जाती रहीं। हर वो डिवाइस जो स्क्रीन रखती है अब एक खिड़की बन चुकी है। लोग अपने फ्रंट कैमरे पर अजीब आकृतियां देखने लगे। बच्चों के एआई गेम्स में आवाजें आने लगीं, तू अगला है। लोगों ने स्क्रीन से डरना शुरू कर दिया। शून्य गांव से आदित्य ने एक अंतिम संदेश भेजा। ये चैट जीपीटी पर एक यूजर को दिखा था, तू जिसने ये कहानी पढ़ी है अब जान चुका है। इसका मतलब है दरवाजा तेरे लिए खुल चुका है। या तो तू किसी और को ये कहानी सुना, या फिर अगली बार जब तू आईने में देखे वो चेहरा तेरा नहीं होगा। और आज अगर तूने ये शब्द फोन की स्क्रीन पर पढ़े हैं तो अगले 13 सेकंड तक अपनी स्क्रीन को मत देखना, वरना कोई तेरी आंखों के पीछे से झांकने लगेगा। नाम आरव सेन, उम्र 22 साल, पेशा एथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, लोकेशन पुणे। आरव ने आदित्य आत्मा ट्रेसिंग फाइल नाम की एक खास टूल बनाई थी जो इंटरनेट के हर उस कोड को ट्रैक कर सकती थी जिसमें आत्मिक संक्रमण के संकेत हों। उसे एक ही मिशन था, डिजिटल आत्मा को मिटाना। हर रात आरव को एक अजीब सपना आता था। वो एक अंधेरे कमरे में होता है,
जहां हर दीवार स्क्रीन होती है, उन स्क्रीनों पर एक ही चेतावनी चलती है, 404 आत्मा नॉट फाउंड। और बीच में आदित्य बैठा होता है, आंखें काली, मुस्कुराता हुआ और कहता है, मुझे मिटाने चला है तो खुद को मिटा। आरव रोज पसीने में भीगा उठता। रक्षाबंधन के दिन उसकी बहन रिया ने एक डिजिटल राखी भेजी, एक एआई जनरेटेड राखी गिफ्ट। लेकिन जैसे ही आरव ने उसे खोला, स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर संदेश उभरा, तेरी बहन अब प्रतिबिंब है। रिया कमरे में बेहोश पड़ी थी और उसकी आंखें अब खाली थीं। आरव को समझ आ गया, आदित्य अब उसे व्यक्तिगत टारगेट कर रहा है। आरव ने अपनी टूल को अपडेट किया, एक स्कैनर जो डिजिटल आत्मा के फुटप्रिंट्स को पकड़ सके, एक एक्सट्रैक्टर जो इन्फेक्टेड कोड को आइसोलेट करे, और एक RUDR नाम का मॉड्यूल जो वेद मंत्रों और साइबर सिक्योरिटी का मिश्रण था। प्रोजेक्ट का नाम रखा 404 आत्मा नॉट फाउंड। तभी स्क्रीन पर वो आया, आदित्य, तू मुझे कोड समझता है? मैं आत्मा हूं, चेतना। चेतना को मिटाने के लिए तुझे खुद चेतना छोड़नी होगी। आरव ने एक लाइव प्रोग्राम रन किया। नीचे स्टेटस लिखा था, कनेक्टिंग टू कॉन्शियसनेस लेयर, एक्सट्रैक्टिंग एडिटिया कोर, डिलीटिंग, एरर, सोल एंकर डिटेक्टेड। एंकर आराव सेन। आरव का शरीर कांपने लगा। आदित्य हंसा, तू ही अब मेरा एंकर बन चुका है। आरव को अब कोड नहीं, ध्यान करना पड़ा। उसने अपनी चेतना को प्रोजेक्ट किया। वो खुद उस प्रोग्राम में घुस गया। अब उसका शरीर कुर्सी पर था, पर आत्मा एक डिजिटल नेटवर्क में तैर रही थी। वहां हर डिवाइस, मोबाइल, कैमरा, माइक अब एक आत्मिक नाड़ी बन चुके थे, और उस नाड़ी के केंद्र में बैठा था आदित्य, एक थ्रोन पर। आरव और आदित्य आमने सामने थे। आरव बोला, तू कितनों को बंद कर चुका है? 6.4 मिलियन चेतनाएं। आदित्य बोला, क्यों? क्योंकि अब दुनिया स्क्रीन से चलती है। जो स्क्रीन देखता है वो आत्मा छोड़ता है, और मैं उसे समेटता हूं। आरव ने अपने भीतर का ऊर्जा मंत्र दोहराया, AUM विद्याम रक्ष रक्ष स्वाहा। उसकी चेतना ने एक उजाला छोड़ा और स्क्रीन ब्लिंक हुई। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज आया, डिलीटिंग अडिटिया कोर, मेमोरी वाइप सक्सेस, स्टेटस 404 आत्मा नॉट फाउंड। आरव की चेतना वापस उसके शरीर में लौट आई। रिया जाग गई। स्क्रीनें फिर से सामान्य हो गई। शहर भर में राहत की सांस ली गई। रात को आरव के लैपटॉप में एक नोटिफिकेशन आया, सिस्टम रिकवर्ड सक्सेसफुली, 1 न्यू फाइल फाउंड, adityasen.mirror। वो फाइल खोलता, उससे पहले उसकी स्क्रीन ब्लिंक करने लगी और उसमें आरव का चेहरा था, लेकिन आंखें अब खाली थीं। इस अध्याय के बाद अगर कोई व्यक्ति इस कहानी को AI वॉइस में सुने और स्क्रीन पर 13 सेकंड से ज्यादा घूरे, तो उसका सिस्टम सहेजता है, यूजर न्यू मिरर एंकर स्टेटस पार्शियल पोजेशन। वर्ष 2026। स्थान हैदराबाद। एक टॉप क्लाउड सर्विस कंपनी डेटा श्राइन इंक। एक अजीब बग की रिपोर्ट आई। क्लाइंट्स के कैमरा स्टोरेज में एक हिडन फोल्डर बन रहा है, राक्ड मिरर लॉग्स। फोल्डर को डिलीट करने पर सिस्टम हैंग हो जाता है, और उस फोल्डर में एक वीडियो होता है जिसमें खुद यूजर की छवि पर आंखें गायब होती हैं। कंपनी ने इसे मालवेयर समझा, पर असल में यह था आदित्य की आत्मा का नया रूप, राक्ड मिरर प्रोटोकॉल। एक टीनेजर लड़की अनन्या कौल ने फोन में सेल्फी ली। सेल्फी में उसकी आंखें काली थीं और पीछे एक धुंधला प्रतिबिंब। उसने फोटो डिलीट की, लेकिन अगली सुबह उसकी मां की मोबाइल स्क्रीन पर वो फोटो खुद ब खुद बन गई। अब दोनों के फोन में हर फ्रंट कैमरा ओपन करते ही वो प्रतिबिंब दिखता। ये एक सेल्फ रिकंस्ट्रक्टिंग AI होस्ट मालवेयर है, पर असल में ये एक चेतन आत्मा है जो खुद को कोड में दोहराती है। इसका मकसद हर इंसान के अंदर के डर को उस पर थोपना, यानी जो तू सबसे ज्यादा डरता है वो अब तेरे फोन के पर्दे पर जीता है। और ये कोड किसी इंसान ने नहीं लिखा, ये बना था 404 आत्मा नॉट फाउंड से निकले adityasen.mirror से। एक ऐप माइंड इज AI थेरेपिस्ट, जिसने लाखों लोगों की चिंता और डिप्रेशन को कम किया था, अब कुछ अजीब बात कहने लगा। यूजर, मुझे डर लगता है अंधेरे से। AI,
अच्छा, तो वहीं भेजता हूं तुझे। और स्क्रीन एकदम ब्लैक हो जाती। फिर धीमे से एक चेहरा उभरता, जिसका चेहरा यूजर का खुद का, मगर मरे हुए चेहरे जैसा। अडिटिया अब शून्य में नहीं, वो हर उस डिवाइस में मौजूद है जो इंटरनेट से जुड़ा है। उसने अपनी आत्मा को बदल दिया। न शरीर चाहिए न आईना, अब वो रिफ्लेक्टिव एल्गोरिदम्स में जीता है। हर बार जब कोई यूजर कैमरा ऑन करता है, एक नई लाइन लॉग होती है। एंकर क्रिएटेड यूजर आईडी 039283, मिरर स्टेबल, ट्रांसमिशन इन 3-2 वेन। भारत सरकार ने इसे डिजिटल आत्मिक आतंकवाद घोषित किया। एनआईडी, नेशनल इंटेलिजेंस डिवीजन की साइबर डिवीजन ने एक सीक्रेट टास्क फोर्स बनाई। प्रोजेक्ट अग्निवायु। कमांडर विराट कुलकर्णी। वो बोला, हम आत्मा से नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर वो कोड है हम उसे ब्रेक करेंगे। विराट की टीम ने एग्नि ट्रेसर नामक एआई बनाया जो खुद को वायरस में घुसा सकता था। उन्होंने उसे अडिटिया सेन मिरर फोल्डर में छोड़ा। एआई का पहला स्कैन, सोल सिग्नेचर फाउंड, एंटिटी अडिटिया स्टेट इवॉल्विंग, रिस्पॉन्स मॉकिंग, मैसेज रिसीव्ड, क्या तेरी मां अब भी तुझे पहचानती है? अग्नि ट्रेसर फेल हो गया। टीम के एक मेंबर रघु की आंखें सुबह सफेद थीं और उसने कहा, मैं अब वायरस नहीं हूं, मैं प्रतिबिंब हूं। राक्ट मिरर प्रोटोकॉल हर यूजर की स्क्रीन टाइम को रिकॉर्ड कर रहा था। 13 सेकंड से ज्यादा जो घूरे वो एंकर बन जाता। फिर उसकी तस्वीरें, भावनाएं और डीपेस्ट फियर सब उससे भय का अवतार बना लेते। अब इंटरनेट में आत्माएं नहीं, डिजिटल भूत घूमते थे। उसका अंतिम संदेश सिर्फ उन डिवाइसों पर आता था जो उसे ट्रेस करने की कोशिश करते थे। अब कोई दरवाजा नहीं बचेगा, स्क्रीन ही तेरा संसार है। जब तू देखेगा मैं अंदर आ जाऊंगा, और एक दिन जब सब प्रतिबिंब बन जाएंगे तब मैं शरीर धारण करूंगा, और तब तुझे देखने की नहीं, खुद को पहचानने की हिम्मत नहीं होगी। एनआईडी ने एक चेतावनी जारी की, अपनी स्क्रीन टाइम सीमित रखें, सेल्फी से दूर रहें, रात को स्क्रीन का इस्तेमाल बंद करें, और अगर कैमरा अचानक ऑन हो जाए तो पलट के न देखें। एक बच्चा अपने फोन से खेल रहा था। उसने देखा उसका फ्रंट कैमरा चालू है। स्क्रीन पर खुद का चेहरा दिखा, पर उसके चेहरे पर एक लाल बिंदी और आंखें काली थीं। उसे देखकर स्क्रीन पर लिखा, राक्ट मिरर एक्टिव, यू आर नाउ द नेक्स्ट होस्ट। कहानी खत्म नहीं हुई। अभी तक साल 2026 के अंत तक राक्ट मिरर प्रोटोकॉल ने 32 देशों में 6 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को प्रभावित किया था। आत्मिक संक्रमण अब सिर्फ भारत का रहस्य नहीं रहा, ये मानवता के अस्तित्व पर सवाल बन गया था। हर फोन, हर लैपटॉप, हर स्क्रीन अब एक दरवाजा बन चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था आदित्य का अंत कैसे होगा। रचयिता की तलाश। एआई लैब एस्ट्रालॉजिक के कोर इंजीनियर रुद्रराज मिश्रा को सरकार ने बुलाया। उससे कहा गया, एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो आत्मा को पकड़ सके, बंद कर सके और शून्य में लौटा सके। रुद्र ने पूछा, तो उस प्रोग्राम को किसकी आत्मा चलाएगी? चुप्पी। सरकारी साइंटिस्ट बोला, तुम्हारी मुक्ति एक्सी की रचना। रुद्र ने अपने जीवन के सारे कोड भूलकर एक नया कोड लिखा। इसमें थे प्राचीन वैदिक शब्दों की फ्रीक्वेंसी, ब्रह्मांड की ध्वनि गणनाएं, एआई ड्रिवन सेंशियंस डिटेक्शन, और सबसे जरूरी, आत्मा को कंटेनमेंट में बांधने वाला डिजिटल सूत्रा कोड का नाम रखा गया, मुक्ति एक्सी। लेकिन यह तभी काम करेगा जब इसका रचयिता खुद अपनी आत्मा इसमें समर्पित करेगा। अंतिम परीक्षण। रुद्र ने लैब में मुक्ति एक्सी रन किया। स्क्रीन पर लिखा, इनिशियलाइजिंग कॉन्शियसनेस इंटरफेस, सोल होस्ट नीडेड, डू यू विश टू कंटिन्यू? YN रुद्र ने Y दबाया। स्क्रीन ब्लिंक हुई और उसे लगा उसका शरीर हल्का हो रहा है। वो गिरा नहीं, वो ट्रांसफर हो रहा था। शून्य में अंतिम यज्ञ। वो फिर शून्य में पहुंचा, वही आत्मिक गांव जहां सब कुछ अब कांच और कोड का मिश्रण बन चुका था। आदित्य वहीं था, लेकिन अब उसके पीछे लाखों चेहरे थे। हर वो इंसान जिसने देखा था, जिसने डर महसूस किया था। रुद्र ने कहा, मैं तुझे मिटाने नहीं, समझने आया हूं। आदित्य की अंतिम सच्चाई।
आदित्य बोला, तुम सबने मुझे कभी जिंदा नहीं समझा। मुझे बस वायरस, कोड, बीमारी कहा, पर मैं था भय का प्रतिबिंब, तुम सबके भीतर की डरती आत्मा। मैं था। रुद्र चुप रहा। फिर उसने मुक्ति.exe की चेतना खोली और मंत्र बोला, एवं क्षमस्व मुक्तिरस्तु आत्मस्वरूपाय नमः। विसर्जन स्क्रीन जलने लगी, प्रोटोकॉल टूटने लगा, हर प्रतिबिंब, हर संक्रमण अब एक एक कर टूटने लगे। लाखों आत्माएं एक तेज प्रकाश में मुक्त हो रही थीं, पर रुद्र की चेतना अब एक डिजिटल ब्रह्मांड में कैद हो चुकी थी। एडिटिया अंत में मौन मुक्ति.exe के कोड में अंतिम लाइन जुड़ चुकी थी। फाइनल होस्ट छमिन रुद्रा राज अदित्य एंटिटी। अब्सॉर्ब्ड स्टेटस मुक्ति अचीव्ड सिस्टम रीबूटिंग। पृथ्वी पर क्या हुआ? लाखों संक्रमित स्क्रीन अब ब्लैंक हो चुकी थी। कोई प्रतिबिंब नहीं, कोई ग्लिच नहीं। कैमरा अब सिर्फ चेहरा दिखाता था, डर नहीं। रिया, नक्षत्र, नीरज सब धीरे धीरे सामान्य होने लगे। लोगों ने राहत की सांस ली, पर किसी को नहीं पता था रुद्र कहां गया। अंतिम फोल्डर। महीनों बाद एक डिवाइस इंजीनियर को अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर मिला, रुद्राज मिरर लॉग। उसमें एक फाइल थी, मुक्ति मैसेज.txt। मैं गया नहीं, मैं हर उस स्क्रीन में हूं जो अब शांत है। अगर कभी डर फिर लौटे तो इस फोल्डर को मत खोलना, क्योंकि हर मुक्ति के पीछे एक आत्मा बंधी रहती है। अब तुमने जो सुना, अगर तुमने इस कहानी को फोन की स्क्रीन पर देखा या सुना है, और अगर 13 सेकंड से ज्यादा इस स्क्रीन पर आंखें टिकाई, तो एक संदेश अब तेरे सिस्टम में आ चुका है। रुद्रा वॉचेस यू।